नमस्कार। 11 स्पेशल में आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बात करेंगे कोरोना की। जी हां, झारखंड में कोरोना तेजी से अपना पांव पसार रहा है। एक तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वहीं मौत के आंकड़े का ग्राफ भी चढ़ता ही जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में कोरोना काफी तेजी से अपना पांव पसार रहा है। हर दिन रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। फिलहाल झारखंड में 15,000 के करीब सक्रिय केस हैं, जबकि 35,000 के करीब लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक झारखंड में 4.28% की दर से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 2.21% है। सिर्फ राजधानी रांची की बात करें तो यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है। इनमें से 6,380 लोग अब तक कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना वायरस के जांच के लिए अब तक लगभग 11 लाख सैंपल लिए गए। इनमें से 10,80,094 सैंपल की जांच हो चुकी है। झारखंड में प्रति 100 सैंपल जांच में 6.90 की दर से संक्रमित मिल रहे हैं। लगातार पांव पसारते कोरोना से बचने के लिए जरूरी है सरकार के गाइडलाइन का पालन करने की, ताकि कोरोना के कहर से जल्द निजात मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। हमारे साथ राजधानी रांची रिम्स के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शशिभूषण खलखोजी जुड़े हुए हैं। इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और जानकारी आपके लिए लेंगे। शशिभूषण जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। हाँ, नमस्कार। शशिभूषण जी, सबसे पहले तो समय के साथ साथ लोग अब एक तरह से एडजस्ट कर गए हैं कोरोना को लेकर, और अब काफी हल्के में लोग इसे ले रहे हैं। सड़कों पर भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, दुकान मॉल भी खुल गए हैं, तो वहां भी लोगों का आना जाना है। थोड़ी सावधानी बरतते दिख रहे हैं, लेकिन लापरवाही भी दिख रही है। क्या इस स्थिति में इस तरह की लापरवाही नुकसानदेह नहीं है? बिल्कुल लापरवाही करने की कोई जगह ही नहीं है। ये जानकारी सारे जगह पर दी गई है कि किस तरह से कोरोना से बचाव किया जा सकता है। जागरूकता के लिए प्रशिक्षण भी सारे विभाग को दिया गया है। उनके द्वारा गांव-गांव पे या सहियालों के या आंगनबाड़ी के माध्यम से भी सभी लोगों को बताया गया है कि दूरी कैसे बना के रखना है, मास्क कैसे पहनना चाहिए या फिर हाथ को धोना है। ये सब चीज़ें बताई गई हैं, पर चूँकि काफ़ी दिनों से लगता है कि शायद जो बंद रहा था तो उसके बाद लोगों का कुछ निकलना कुछ ज़्यादा हुआ जी। लेकिन सावधानी अभी जानकारी बढ़ी है। इसका नतीजा हमारे टेस्ट रिजल्ट पे दिख रहा है कि अब टेस्ट के रिजल्ट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। टेस्ट के लिए लोग आ रहे हैं, आगे संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसके वजह से अब जानकारी तो लगता है कि लोगों के पास में है। लेकिन फिर भी लोग जानकारी रहना क्या काफ़ी है? लोग जानकारी को अमल में नहीं ला रहे हैं। भीड़ भाड़ हर जगह देखने को मिल रही है, खासकर सब्जी बाजार में या फिर ऐसे ही फल मंडी में। वहाँ तो और भी ज़्यादा भीड़ है। बड़े मॉल में या फिर बड़े दुकानों में थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं लोग, लेकिन आम जगहों पर जहाँ भीड़ जमा हो रही है वो तो जानलेवा स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, अभी भी हमें इसकी आवश्यकता है कि सारे लोग, जितने एक भी आदमी अगर इसमें लापरवाही बरतेगा तो थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। तो हर एक आदमी को इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम मास्क पहन के रहे जी। और जब भी बाहर जाते हैं उस समय पे, और सैनिटाइज़र का उपयोग जहाँ पे भी जब चेहरे छूने की आवश्यकता हो, खास करके उसके पहले सैनिटाइज़र या साबुन से हाथ धोने की प्रक्रिया को अपनाएं। ये करेंगे तो हम आसानी से इससे बच पाएंगे और ये चेन को भी ब्रेक कर पाएंगे। आवश्यकता है थोड़ी अभी, और अभी पूरी तरह से हम लोग सफल इसमें नहीं हुए हैं, बट इसमें कोशिश जारी है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग इस पर अभियान की तरह से इसको करके हम लोग लोगों तक इतना संदेश पहुंचाने में सफल होंगे कि सारे के सारे लोग इसके बारे में सोचना शुरू कर दें। अभी भी कम से कम मास्क लोग पहनते हैं, इतना तो दिख रहा है जी। ठीक है,
तो मास्क पहन रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि लोग मास्क पहन रहे हैं। थोड़ी और भी अगर जो भीड़ भाड़ का अगर हम लोग कर लें प्रचार प्रसार के माध्यम से या जागरूकता फैलाकर, तो हम लोग इससे लड़ सकते हैं। शशि भूषण जी, एक तरह से जो सरकार प्रयास कर रही है कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए, हमारे चिकित्सक जितनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे चिकित्सकों की टीम हर जगह पर मेहनत कर रही है संक्रमितों को ठीक करने में, उसके बावजूद हम चाहेंगे कि आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, ये तो किस्मत अच्छी है अधिकांश संक्रमितों की कि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन जिनमें लक्षण दिखते हैं और जिन्हें आईसीयू की जरूरत पड़ जाती है, उनको किस तरह की तकलीफ से जूझना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि संक्रमितों की संख्या के हिसाब से हमारे पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं जी, सबसे अच्छी बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी इस पे, सरकारी के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें आगे आए हैं जी। और आईसीयू की जहाँ तक बात है, और रिम्स में, पारस अस्पताल में आईसीयू के बेड्स हैं और वेंटिलेटर भी उपलब्ध हैं। और फिलहाल जो स्थिति है, जितने भी सीरियस मरीज होते हैं उनको तत्काल किसी भी, अगर वो कोविड हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, उन्हें आईसीयू की आवश्यकता होती है, तो तत्काल उन्हें रिम्स या फिर पारस अस्पताल में, जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है जी, वहाँ पे उन्हें भेजा जाता है। और प्रशासन के द्वारा इसमें एक 108 एम्बुलेंस को कुछ संख्या है, उनको फिक्स कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ कोविड के मरीजों के ट्रांसफ़र के लिए काम आएंगे जी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, जिसके द्वारा हम लोग सीरियस जितने भी मरीज हो रहे हैं उनको हम लोग भेज सकते हैं सही जगह पर, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। बिल्कुल शशि भूषण जी, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि सरकार क्या कर रही है और चिकित्सक हमारे क्या कर रहे हैं लोगों को बचाने की कोशिश में, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे उन दर्शकों के लिए एक स्पष्ट संदेश जाए, ऐसे में ये बताएं कि लापरवाही करने की वजह से अगर वो संक्रमित हुए और उनमें लक्षण दिखें तो कितनी तकलीफ हो सकती है, किस तरह के लक्षण होंगे, किस तरह की शारीरिक परेशानियां होंगी जिससे उन्हें जूझना पड़ेगा? बिल्कुल, जैसे इसके सामान्य जो लक्षण होते हैं वो बुखार है, सूखी खांसी है, सांस लेने में तकलीफ जिसको कि हम लोग हाफनी बोलते हैं सामान्य भाषा में इधर के जी। अगर ऐसा किसी को भी हो रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि पहले उनकी जांच करा लें, कोई भी लक्षण इसमें मिलते हैं। कुछ अन्य लक्षण भी अभी मिल रहे थे बीच में कि जैसे स्वाद नहीं आना है जी, ठीक है, तो इस तरह के लक्षण मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले सबसे पहले जांच करा लें, और जब जांच हो जाएगा उससे पता चलेगा कि उन्हें कोविड है या नहीं। अगर कोविड है तो उन्हें तत्काल उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, जांच जहाँ पे भी होती है उनकी रिपोर्ट्स जिला प्रशासन को दी जाती है, और जिला प्रशासन के तरफ से कॉल सेंटर बनाए गए हैं, इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किए गए हैं। कॉल सेंटर से उनके यहाँ कॉल जाता है कि आपके रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं, और उसके बाद इंसिडेंट कमांडर जो उस एरिया के हैं वो उनसे संपर्क करते हैं और उनको अस्पताल में शिफ्ट करने में मदद करते हैं। जैसे और जो भी स्थिति है, जो लक्षण जैसे हैं एसिम्प्टोमेटिक या प्री सिम्प्टोमेटिक जिनकी बात करते हैं, उनके लिए कोविड केयर सेंटर हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाता है, और वहाँ पे उनकी प्रतिदिन 2 बार कम से कम, या शिफ्ट वाइज जो डॉक्टर हैं वो हर एक डॉक्टर अपने शिफ्ट में उनकी देख रेख करते हैं कि उनको शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है और उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत है या अन्य कोई दिक्कत है नहीं जी। अगर किसी को भी समय भी लगता है कि हाँ इनको ये दिक्कत हो रही है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत उनको ऊपर की जो अस्पताल है उनमें संपर्क नजदीकी अस्पताल तक जाना चाहिए। बिल्कुल, हम आपके पास फिर से आएंगे शशि भूषण जी। हमारे साथ 2 और चिकित्सक जुड़े हुए हैं जो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज में 24 घंटे डटे रहते हैं, और वो है हमारे साथ देवघर के सिविल सर्जन विजय कुमार जी और साथ ही धनबाद के सिविल सर्जन गोपाल दास दी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। सबसे पहले धनबाद का हम रुख करते हैं, और गोपाल जी आपसे जानना चाहेंगे, हम अभी बात ही कर रहे थे इस बारे में कि जो लोग लापरवाही बरतते हैं उन्हें स्पष्ट संदेश जाए कि अगर वो संक्रमित हुए तो काफ़ी परेशानी होगी उन्हें जो शारीरिक समस्याएं होंगी वो तो है ही, उनका परिवार जिस तरह की मानसिक समस्याओं से 2-4 होगा। आप ऐसे सैकड़ों मरीजों को देख चुके हैं और पूरे परिवार को बिखरता और इस दबाव में टूटता देख रहे होंगे, तो चाहेंगे कि उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें ताकि कोई लापरवाही न बरते। गोपाल जी, आज हमारे धनबाद जिला में 30 लाख पॉपुलेशन है जी। और हमने विगत मार्च महीना से मैं देख रहा हूँ जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग करना है,
सबको मास्क पहनना है, हमारे बाहर अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना है। तो उसको जो है ना उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो संक्रमण कोरोना हो रहा है तो इसके सोशल डिस्टेंसिंग के कमी से या तो मैं मास्क नहीं पहन के घूम रहे हैं या मान लीजिए बिना मास्क का गैदरिंग मार्केटिंग सब में घूम रहे हैं, तो इसके चलते कोरोना फैल रहा है। हमारी जो टेस्ट रिपोर्टिंग हो रहा है, हमारे जिला में 3 टेस्ट रिपोर्टिंग हो रहा है, RT-PCR से हो रहा है, रेट से हो रहा है और हमारा ट्रूनेट से कर रहे हैं। तो हमारे जितना भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छोटी से जगह से भी हम लोग उसको खोज निकालेंगे, जो भी पॉजिटिव केस होगा उसको हम आइसोलेट करेंगे और आइसोलेट करके उसका जितना भी कंटेनमेंट जोन है उसका सारी को जांच कराएंगे। लेकिन हमारे जो ये प्रयास है, ये प्रयास को विफल करने के लिए यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं और मास्क पहनना ये बहुत मैंडेटरी हो रहा है, लेकिन ये पालन नहीं हो रहा है। तो मैं प्रशासन या हमारे जो पब्लिक भाई लोग से ये आग्रह करूंगा कि ये 3 चीज पर ये लोग ध्यान रखें कि मास्क पहन के घूमे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अननेसेसरी बाहर गैदरिंग में या कोई प्राइवेट प्लेस में जाके घूमे नहीं। तो मेरे ये अनुरोध है कि ये लोग इसको पालन करेंगे, हम लोग सहायता करेंगे तो हम लोग कोरोना से ये लड़ सकेंगे। जी बिल्कुल। हमारे जिला में अभी करीब 33 जी पूरी कीजिए अपनी बात। जी गोपाल जी। जी हमारे जिला में अभी 3300 से ऊपर करीब केस है, जिसमें एक्टिव केस 712 है और हमारे डेथ जो है 36 हो चुका है। तो अभी इस प्रयास में हम लोग है कि कम से कम हम लोग जो डेथ रेट उसको कम करेंगे, जिसके चलते हमारे PMCH में जो कैथ लैब खोले हैं उसमें 30 बेड का ICU यूनिट, अत्याधुनिक ICU बेड हम लोग खोलने जा रहे हैं। हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल में भी ऑलरेडी 10 बेड है, हमारे जामाडोवा में भी 2 बेड है, आइसोलेशन वार्ड ICU बेड है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एक भी मरीज हमारे जिला से कोई अभी तक कोई डेथ नहीं करे। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, हमारे प्रशासन पूरा तैनात है, हमारे हर चीज का हम लोग टेलीमेडिसिन का यूज कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन से हम लोग सबको सलाह दे रहे हैं कि किस तरह दवाई करना है, किस तरह आपको तकलीफ है उसको हम लोग सलाह करेंगे। तो सारी जितना भी सेंटर 8 को मेरा है उसमें हम लोग टेलीमेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे जितना भी डॉक्टर है सब टाइम फिक्स किया हुआ 4-4 घंटा में वो लोग को एडवाइस देते हैं और जो भी दवाई जरूरत पड़ता है हम लोग उसको सप्लाई करते हैं। तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी हमारे मरीज जो है अस्वस्थ नहीं रहे और एसिम्प्टोमेटिक होके नेगेटिव होके घर में अच्छी तरह जाएं। बिल्कुल, ये हम समझ रहे हैं कि जो SOP है उसका सही तरीके से हर जगह पालन हो रहा है। हम देवघर का भी रुख करेंगे, विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, हाँ, ये हमारे पास नियमित तौर पर खबरें आ रही है कि किस तरह से आपके नेतृत्व में पूरे जिले की टीम लगातार डॉक्टरों की जुटी हुई है कि हर एक संक्रमित को सुरक्षित रखना है और हर एक व्यक्ति को संक्रमण से बचा कर रखना है। इसके लिए चिकित्सक टीम और प्रशासनिक टीम पूरी तत्परता से जुड़ी हुई है, हर SOP का पालन हो रहा है। लेकिन बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है लोगों को, ताकि लोग और भी सचेत रहें कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर तो परेशानी होगी ही, उनके परिवार के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये संक्रमण रोकने का 3 उपाय अगर लोग फॉलो कर लें तो ये संक्रमण रुक सकता है। मेन है मास्क का, दूसरा सोशल डिस्टेंस, तीसरा है हैंड सैनिटाइजर यूज करें जी। लेकिन देखा जा रहा है प्राय बाजार में जी लोग 3-3 आदमी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं बिना मास्क के और बिना कोई नियम का फॉलो करते हैं, जिसके कारण हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संक्रमित की संख्या बढ़ते जा रही है इन्हीं लोगों के चलते। दूसरे है कि हाउस आइसोलेशन में जो भी रहते हैं, होम आइसोलेशन में, तो उनके आदमी वो बाहर निकल के कांटेक्ट है, उनको रखना है घर के अंदर, लेकिन बाहर में बाजार में घूमते हैं, जिससे वो अन्य लोगों को संक्रमित करते हैं। ये सब परेशानी, काफ़ी परेशानियां हैं जिसको समझाने पर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इसका एक ही उपाय है कि वो सबको अगर चाहेंगे कि ये रुक जाए तो अपना विवेक का यूज करें और जो हमने बताया है 3 चीज उनका फॉलो करें। विजय जी, कोई भी बीमारी होती है तो शरीर को काफी तकलीफ झेलना पड़ता है, इसके भी कुछ आम लक्षण है। बुखार आना तो वो भी एक समस्या है, खांसी होना, हफनी, जैसा कि हमारे साथ और चिकित्सक मौजूद है वो सब, तो क्या ये सब काफी तकलीफदेह होता है, व्यक्ति को काफी जूझना पड़ता है इस समस्या से?
अगर ये अगर सांस की प्रॉब्लम हो गई, पहला लक्षण है कि हल्का खराश हो गया गले में और इसका गंध नहीं पता चलता है जी, कोई भी टेस्ट नहीं पता चलेगा, ये प्रारंभिक लक्षण है। उसके बाद इनको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। एक्चुअली ये जो कोरोना वायरस है ये फेफड़े को अफेक्ट करता है और ये फेफड़े को एक बार अफेक्ट करेगा तो रिकवरी बहुत मुश्किल है जी, हम लोग प्रयास करते हैं कि ठीक हो जाए, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कोरोना के निगेटिव होने के बावजूद भी लोग बहुत डिटेरिएट कर जा रहे हैं जी, क्योंकि फेफड़े का संक्रमण हो जाता है और उसमें डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है फेफड़े का। इससे लोग को हम यही सलाह देते हैं कि इससे बचा जाए, वही उपाय ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, हम आपके पास फिर से आएंगे विजय जी। रांची सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर शशिभूषण खलखो जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनके पास चलेंगे। शशिभूषण जी, कई वीडियोस ऐसे सामने आए हैं और सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं कि कोविड केयर सेंटर में कोई मरीज दम घुटने की वजह से छटपटा रहा है, बेड के नीचे गिरा हुआ है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो क्या इस तरह की तकलीफ वाकई होती है या फिर ये दूसरे तरह का वीडियो है जिसे कोरोना संक्रमित बता के वायरल किया जाता है? कोविड केयर सेंटर जहां पर भी है जी, उस जगह पर एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को रखा जाता है। तो वहाँ पे अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोगों ने टेम्प्रोरी तौर पर जब तक कि उनको शिफ्ट ना किया जाए ये भी किया है। तो जब तक कि एम्बुलेंस लेके आके उनको नहीं लेके जाती है, अगर किसी की ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है तो हम लोगों ने टेम्प्रोरी तौर पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करके रखी है वहाँ पे विशेष परिस्थिति के लिए। बेसिकली जहाँ पे कोविड केयर सेंटर है वहाँ सामान्य मरीजों को रखने की व्यवस्था है जिनको कि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन किसी कारण से भी हो तो उनके लिए व्यवस्था की गई है। दूसरी बात है कि जहाँ पे जो सीवियर जो केसेस हैं या मॉडरेट, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी है और अगर आवश्यकता अनुसार वेंटिलेटर भी लगाने की व्यवस्था की गई है जहाँ पे कि कोविड डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल है। तो जहाँ भी ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे वेंटिलेटर की आवश्यकता होने पर वेंटिलेटर लगाया जा सकता है। तो जब तक वो इन्फॉर्मेशन मिले, स्टाफ वहाँ पे रहते हैं, डॉक्टर्स वहाँ पे रहते हैं, जैसे ही सूचना मिलती है वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और जिनको आवश्यकता अनुसार लगाते हैं। तो वो लगाने की जो प्रक्रिया में जो कुछ समय लगता है वो बस उतना ही समय का बात है जी, बाकी तो ट्रीटमेंट हो ही रहा है सभी का। शशिभूषण जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर जरूर जानकारी चाहेंगे आपसे कि जो होम क्वारंटीन है लोग, उन्हें अगर समस्या होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर भी मंगा लेते हैं, तो क्या ये सुरक्षित है या फिर उन्हें अस्पताल जाना चाहिए, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अब सारे लोग चाहते हैं कि हम घर पे रहें जी। असल में घर पे एसिम्प्टोमेटिक मरीज को रखने की व्यवस्था की गई है। जिन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो एसिम्प्टोमेटिक तो होंगे नहीं जी। और जो भी घर में रहना चाहते हो होम आइसोलेशन, उनके लिए उनके पास में पल्स ऑक्सीमीटर रहना आवश्यक है, थर्मामीटर का रहना आवश्यक है और जो उसके अनुसार में वो प्रतिदिन अपना वो जांच करेंगे कि उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है कि नहीं। एक ऐप है जिनमें उनको डेली अपना हेल्थ स्टेटस को अपडेट करना है, ठीक है। और उसके अलावा भी हमारे तरफ से भी कॉल सेंटर बने हुए हैं जो कि प्रत्येक होम आइसोलेशन वाले को कॉल करते हैं ताकि उनकी सेहत कैसी है, उनकी कोई दिक्कत तो है नहीं, और जैसे ही पता चलता है उनमें कोई लक्षण आ रहे हैं तो उन्हें तुरंत के तुरंत अस्पताल में शिफ्ट करने की व्यवस्था की गई है। और अगर किन्हीं को भी मरीज को अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, उन्हें ये भी सूचना है कि जितने भी होम आइसोलेशन है उनको सूचना दी गई है कि अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो 1950 ये कॉल सेंटर है, यहाँ पे कॉल करके अपनी स्थिति बताएंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हम लोग तुरंत उनको वहाँ से उठा के जो संबंधित जहाँ जैसे अस्पताल की आवश्यकता हो वैसे अस्पताल पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। बिल्कुल, अधिकतर लोग अस्पताल जाने से इस वजह से कतराते हैं सबसे पहले पहुँचती है और फिर वो पहुँचते हैं क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं है। इस तरह की शिकायत धनबाद से कई बार सामने आ चुकी है। गोपाल जी से जानना चाहेंगे। गोपाल जी, कई बार इस तरह के वीडियोस सामने आए हैं और हमारे संवाददाता ने भी एक दो बार खबर दिखाई है कि कोविड केयर सेंटर में जो मरीज हैं वो हंगामा करने लगे क्योंकि उन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता, और ये भी आरोप है कि कई बार नियमित चिकित्सकों का दौरा नहीं होता, उनकी जांच पड़ताल नियमित नहीं होती, उन्हें लावारिस जैसा छोड़ दिया जाता है। इन आरोपों पर क्या कहेंगे गोपाल जी?
नहीं, जो है शुरू में कोई भी जो शुरुआत होती है तो थोड़ा सा होता है, कष्ट होता है, लेकिन उसके बाद हम लोग उसको पूरा रेक्टिफाई कर लिए हैं। अभी हमारे खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे डॉक्टर 3 शिफ्ट में आए, हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक भी वहाँ पर मौजूद है, और साफ सफाई के कार्य आउटसोर्सिंग को हम लोग दे दिए हैं। तो इसलिए सारी कार्य हम लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं। अब कोई ऐसा शिकायत नहीं है जो हमारे लायक है। हमारे यहाँ टेलीमेडिसिन का भी कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा टेलीमेडिसिन की तरफ से उन्होंने अपना जो भी तकलीफ होगा उन्होंने हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक को बताएंगे, और हम लोग इमीडिएट उसका दवाई सप्लाई करते हैं। जो भी तकलीफ है उसको सप्लाई करते हैं। हमारी ऑक्सीजन सिलेंडर का भी कमी नहीं है। जब भी जरूरत पड़ता है उन लोग को पल्स ऑक्सीमीटर से देखा जाता है, और 90% उससे नीचे आता है तो हम लोग इमीडिएट उसको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी इस तरह का कंप्लेंट कुछ नहीं आ रहा, और आगे चल के हम लोग और सुचारू रूप से चलाने के लिए कैथ लैब को हम लोग 30 बेड का आईसीयू बना रखे हैं, जिसमें रिपीटेड लगातार ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है पाइपलाइन के द्वारा। इसलिए मुझे फ्यूचर में ऐसे कोई कंप्लेंट, तकलीफ, शिकायत नहीं होगा जो हमारे को पॉजिटिव मरीज लोग करेंगे। मतलब गोपाल जी, तैयारी पूरी है। केंद्रीय टीम जो निरीक्षण के लिए पहुंची है उन्हें कोई कमी नहीं दिखेगी? जी, उन्हें यही कमी हुआ कि थोड़ा सा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज कम हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। आगे चल के प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है, तो उसको हम लोग करेंगे। तो हमारी जो कार्य हो रहा है, रैपिड टेस्ट हो रहा है, उसको सफल करने के लिए ये समाज को भी ये साथ देना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। गोपाल जी, आपको भी ऐसा लगता है कि जो उसको पॉजिटिव निकाल जी, जो मॉल खुल गए हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं, दुकानें खुल रही है, तो ये भी आवश्यक था। सरकार भी ये मानती है कि जीवन भी जरूरी है और जीविका भी जरूरी है, लेकिन चुनौती भी बड़ी है। जी जी, तो चुनौती भी बड़ी है। उसमें है कि हमारे जो है जो भी हमारे पार्टिसिपेंट जो भी हमारे जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, तो ये लोग को ये ध्यान में रखना है कि कम से कम जाए, मास्क पहन के जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और अनावश्यक रूप से कोई भी मॉल में या बाजार में कहीं भी नहीं घूमे। तो अगर इस तरह का हम लोग करेंगे तो हम लोग इजीली कोरोना से बाहर कर सकते हैं। बिल्कुल। विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी, आप ऐसे जगह पर कार्यरत हैं जहां अमूमन भक्तों की इतनी भीड़ रहा करती थी कि चींटी सरकने की भी जगह नहीं होती थी। तो ये तो लोगों को थोड़ी क्रेडिट देनी बनती है कि इस बार लोगों ने भी समझदारी दिखाई। श्रावणी मेला भी उस तरह का नहीं हुआ, और अभी भी जो रोक है तो गिने चुने लोगों को ही दर्शन की अनुमति मिलती है। तो इस तरह से देवघर में पहले वाली भीड़ नहीं होती होगी, तो थोड़ा लोग भी समझदारी दिखा रहे हैं, और थोड़ी समस्या जो आपके सामने और बढ़ जाती, उससे चुनौती से थोड़ा कम सामना करना पड़ रहा है। जी 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 जी, बहुत कम करना पड़ा है। अभी जैसे मंदिर खुल गई है, 200 लोगों का ही उसमें अलाउड है। 2 घंटा खुले रहती है, और उसी में 200 आदमी का पूजा बाहर है लगा हुआ है। अर्घा टच करने की कोई व्यवस्था नहीं है उसमें। अर्घा में डालिए और पूजा कीजिए और निकल जाइए जी। तो 200 आदमी से ज़्यादा का नहीं है अलाउड एक दिन में। चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल है जो बारी बारी से तीनों से उस पर जवाब चाहेंगे। विजय जी से ही शुरू करते हैं। विजय जी, आम दिनों में भी हमारे पास डॉक्टरों की कमी रहा करती थी, संसाधनों की कमी रहा करती थी। अब ये तो आपात स्थिति है, वैश्विक महामारी है, तो क्या हम मौजूदा संसाधन और मौजूदा संख्या में चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पूरी तत्परता से लड़ रहे हैं? क्या स्वास्थ्य कर्मी अतिरिक्त दबाव में हैं? काफ़ी दबाव में है, और चिकित्सक भी जितने हमें थे, चिकित्सकों की भी कमी है जी, और स्टाफ की भी कमी है। लेकिन लोग पूरे दिलो जान से जुटे हुए हैं, समाज सेवा है के भाव से। दूसरी बात है कि मेरे भी कई स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं। एक तो काफ़ी सीरियस हैं जो कि एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं पटना में जी। बाकी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोगों के जज्बा में सब लगे हुए हैं। बिल्कुल। राजधानी ने भी कुछ प्रसिद्ध चिकित्सकों को, काफ़ी मशहूर चिकित्सक को खोया है, और ऐसे में ये भी समझा जा सकता है कि राजधानी की जो आबादी है उस हिसाब से संसाधन पहले से ही हमारे पास नहीं थे। शशि भूषण जी, क्या हम पूरी तत्परता से लड़ रहे हैं और जो शाबाशी मिलनी चाहिए स्वास्थ्य कर्मियों को वो शाबाशी मिल रही है? पहली बात तो कि शाबाशी के लिए हम स्वास्थ्यकर्मी काम नहीं करते हैं।
तो इसलिए वो बात नहीं है। जितनी भी हमारी संख्या है, हम लोग जितने भी लोग हैं दिन रात इस पे लगे हुए हैं कि लोगों को कम से कम कठिनाई हो, सही तरह से इलाज मिल पाए। इसमें जिला प्रशासन का सहयोग हमें बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग दोनों तरह से मिल के इसको पूरी तरह से हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। जी बिल्कुल। गोपाल जी, आप जिस जगह पर हैं वहाँ की स्थिति भी कम गंभीर नहीं है। वहाँ और भी मजदूर तबके के लोग हैं जिन्हें हाइजीन को लेकर काफ़ी समस्या हो जाती है, भीड़ भाड़ होनी है क्योंकि उनकी मजबूरी है, मजदूरी करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो ऐसे में आपके यहाँ भी स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहती होगी और स्वास्थ्य कर्मियों को तो और भी गंभीर स्थिति से जूझना पड़ता होगा। जी, तो मैंने हमारे सेटअप में जो स्वास्थ्य कर्मी भाई बहनों हैं और हमारे जो चिकित्सा कर्मी बंधु लोग हैं, तो उस तो है ही है। हमारे सेंट्रल कोलफील्ड जितना भी है, सेंट्रल हॉस्पिटल का भी कर्मचारी और डॉक्टर लोग को भी लिए साथ में। हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर जितना भी आईएमए का भी मदद लिया हूँ और सारी के एक सहायता से हम लोग ये काम चला रहे हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि आगे चल के हम लोग जो एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं, ये काफी सराहनीय है और कोई भी हमारे कर्मचारी या हमारे चिकित्सा कर्मी को ये महसूस नहीं होने दे रहा है कि ये लोग अंदर प्रेशर काम कर रहे हैं। छोटे जो हमारे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, तो ये लोग को मैंने इंसेंटिव भी दे रहा हूँ एक्स्ट्रा काम के लिए और उन लोग के खाना पीना नाश्ता जो भी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं ताकि उन लोग को मानसिक रूप से कोई प्रताड़ना नहीं हो। हमारे विगत 15 अगस्त को उपायुक्त महोदय के द्वारा कुछ प्रशंसा पत्र भी दिया गया जो उत्कृष्ट काम किया गया था डॉक्टर और कर्मचारी लोग के लिए। तो ये भी काफी एक मोटिवेशन हो रहा है। तो आगे चलकर हम लोग इसके लिए और मोटिवेट जिन करेंगे। परिस्थितियों से हमारे स्वास्थ्य कर्मी जूझ रहे हैं, जिस भावना के साथ वो सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे में थोड़ा सा प्रोत्साहन उन्हें और मजबूती प्रदान करता है। तो तीनों चिकित्सक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन तमाम दर्शकों को बता दें कि ब्रेक के बाद हम फोन लाइन खोलेंगे और आपका अगर कोई सवाल है तो आप सीधे चिकित्सकों से पूछ सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग तरह की परेशानी होगी, तो वो परेशानी का समाधान चिकित्सक जरूर करेंगे। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं हम आगे और हम आपको बता दें, अभी हम बात कर रहे थे बहुत ही संवेदनशील विषय कोरोना, क्योंकि लंबे समय से हम इस वैश्विक महामारी में तब्दील हो चुके वायरल संक्रमण से जूझ रहे हैं और एक लंबे समय से जूझते हुए हम एक तरह से अभ्यस्त हो गए हैं और अब इसे हल्के में लेने लगे हैं। बस सैनिटाइज़र का नियमित प्रयोग करना, सैनिटाइज़र अगर नहीं उपलब्ध है तो नियमित तौर पर साबुन का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क का उपयोग करना जब भी बाहर निकले अनिवार्य तौर पर। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए आप इस संक्रमण के प्रभाव में आने से खुद को बचा सकते हैं। अगर खुद आप संक्रमित हैं और लक्षण आप में नहीं है, जानकारी नहीं है कि आप संक्रमित हैं, तो दूसरों को संक्रमित करने से आप खुद को रोक सकते हैं इन 3 महज आसान से उपायों का पालन करके। हम अपने दर्शकों को बता दें, हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं जो नियमित तौर पर शुरू से ही इस संक्रमण से लड़ते आए हैं। इन संक्रमण से प्रभावित लोगों को सुरक्षित घर वापस भेजने में जी जान लगाते आए हैं। और अगर आपको भी किसी तरह की परेशानी है, कोई शंका है कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई, कोई शिकायत है, तो आप हमारे साथ साझा करें। हम अपना फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। इन नंबर्स के पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे विशेष सलाह ले सकते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मिलेगा। तो इस बारे में हम एक बार फिर रुख करेंगे। हमारे साथ विजय जी जुड़े हुए हैं। विजय जी के पास चलते हैं और उनसे एक बार जानते हैं कि जो आम लोग हैं, क्या उत्सुकता उनमें है कि इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हम ले लें ताकि खुद सुरक्षित रहें, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, या फिर उन्हें लगता है कि जितनी जानकारी मिलनी चाहिए थी उतनी वो प्राप्त कर चुके हैं,
लोग खुद को एक्सपर्ट मानने लगे हैं कोरोना को लेकर, ये गलतफहमी है या फिर वाकई लोग सतर्क हैं और सजग हैं? विजय जी, लोगों में गलतफहमी बहुत फैल गई है कि चूंकि हम कम एज के हैं, यंग हैं, तो हमें कुछ नहीं होता होगा, ये गलतफहमी है उनका। और इसलिए 3 जो बताए हैं उपाय इनसे संक्रमण को रोकने के लिए, किसी का फॉलो नहीं वो कर पाते हैं, जिसके कारण सारा लोड स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर पड़ जाता है। तो सारे जिम्मेवारी, अब हम लोग अभी तक 1402 पॉजिटिव केस मिले हैं, 40,000 टेस्ट किए हैं जी। 1402 लोग मिले हैं संक्रमित, जिसमें से सारे ठीक हो गए हैं। सिर्फ 118 एट प्रेजेंट आज के दिन में पॉजिटिव केस है जी। लेकिन क्योर रेट काफ़ी है, लेकिन ये नहीं है कि हम किसी इसका संक्रमण रोकने का जो भी नियम है उसका पालन न करें जी। लोग देखते हैं कि होम आइसोलेशन में जो भी रहते हैं, उनके कांटेक्ट में जो भी आदमी आते हैं उस नियम का फॉलो नहीं करते हैं और घर से निकल के दूसरे लोगों को फैलाने में ये सहयोग कर देते हैं संक्रमण को। तो उनसे आग्रह है कि अगर होम आइसोलेशन में हैं और उनके परिवार के जितने भी आदमी हैं जी, कृपया करके अपने घर से न निकले, और जब तक जांच हम लोग कर देते हैं निगेटिव ना हो, तब तक निगेटिव के बाद भी 14 दिन रहना है जी। निगेटिव निकलने के बाद भी जब तक हम लोग नहीं बोले कि निकलिए बाजार में जाइए, तब तक ना निकले। इससे अपने भी बचेंगे और समाज को भी बचाएंगे, और हम हेल्थ डिपार्टमेंट और प्रशासन जो है, प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं वो भी बचे रहेंगे, कम लोड पड़ेगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं रांची से, अमित जी। अमित, क्या कहना चाहेंगे या क्या जानकारी चाहेंगे आप? से बोल रहे हैं, हमारा सवाल है ये, वो बोल रहे हैं कि मास्क पहनने से कोरोना वायरस नहीं होगा और कोरोना नहीं होगा, और सैनिटाइजर करने से हाथ खराब हो जाता है, स्किन खराब हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, तो कौन सा खाना ज्यादा खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, या बच्चा लोगों को क्या खिलाने से वो लोगों का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा? मेरा 3 साल का एक बच्ची है, उसके लिए भी हमको डर लग रहा है बहुत। बिल्कुल, डरना स्वाभाविक है और डरना बुरा भी नहीं है अमित। अगर आप डर रहे हैं तो आप विशेष सतर्कता बरतेंगे, ये मानव स्वभाव है। इसके बारे में हम सीधे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शशि जी के पास चलते हैं। शशि भूषण जी रांची सदर अस्पताल में है, तो आप इनसे मिले भी होंगे। शशि भूषण जी, छोटी सी बच्ची है 3 साल की, वो चाहते हैं कि मेरी बच्ची की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और उसे सुरक्षित रखें। एक और परेशानी उन्होंने बताया कि कोई विशेषज्ञ, जो अभी हम बात कर रहे थे कि लोग खुद से विशेषज्ञ हो गए हैं, तो सैनिटाइजर का अतिरिक्त इस्तेमाल करना क्या नुकसानदेह हो सकता है? ये 2 महत्वपूर्ण सवाल है, चाहेंगे आप जवाब दें। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी है, अगर हमें साबुन और पानी उपलब्ध है जी, तो साबुन और पानी ज़्यादा अच्छा है उसको इस्तेमाल करने के लिए। जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है वहाँ पे अगर हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें जी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। हमें सावधानी ये रखनी है कि जो हमारा शरीर में संक्रमण के प्रवेश का जगह है वो आँख, नाक और मुंह है, तो चेहरा छूने के पहले कम से कम या तो साबुन से उपलब्ध है साबुन पानी, तो साबुन से हाथ धो लें, या अगर सैनिटाइजर साबुन पानी उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइजर से हम हाथ साफ कर सकते हैं जी। हम ऐसा ना सोचें बिल्कुल भी कि सैनिटाइजर है तो सिर्फ सैनिटाइजर ही इस्तेमाल करें, साबुन पानी का इस्तेमाल ना करें जी। और छोटी बच्ची है उनकी, उसके लिए वो परेशान है। और वो एक क्या था बच्चे के बारे में जी, अच्छा, वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा बात है कि चूंकि वो 3 साल की बच्ची हो गई है, अब वो सारे खाना वाना खा रही होंगी, तो जितने भी पौष्टिक आहार हैं वो उनको देना चाहिए। और इसमें जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा रहनी चाहिए, जिंक, तो विटामिन सी के लिए अभी जैसे नींबू हो गया या आंवला हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य खाने में भी जिसमें विटामिन सी ज़्यादा रहता है, इन सब चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। पौष्टिक खाना चाहिए, पौष्टिक खाना खाने से इम्यूनिटी ऐसे भी शरीर मजबूत रहेगा और इम्यूनिटी बढ़ेगी
और हम बीमारी से बचने के लिए और बढ़ सकते हैं थोड़ा। बिल्कुल है। तो पौष्टिक खाना पीना पे, साफ सफाई पे जी, ये दोनों चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है ताकि हम इस बीमारी से अपने शरीर को लड़ने के लायक बना सकें। बिल्कुल। तो अमित जी, आपको उपाय पता है कि किस तरह से आप अपने बच्ची को सुरक्षित रखें? छोटे बच्चे हैं, 3 साल का है, तो उसे पौष्टिक आहार खिलाएं। अतिरिक्त कुछ ऐसा जादू ही नहीं किया जा सकता कि एक दिन में इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ये नियमित धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ने वाली चीज़ है। और अगर आप पोषक तत्व ले रहे हैं, पोषण पूर्ण आहार ले रहे हैं, तो आप खुद से महसूस करेंगे कि आपका शरीर छोटी मोटी बीमारियों के प्रति इम्यून होता ही जा रहा है। एक दर्शक निशिकांत जुड़े हुए हमारे साथ धालभूमगढ़ से। निशिकांत जी, क्या कहना या पूछना चाहते हैं आप? पूछना चाहते हैं सर, देखिए अभी कोरोना महामारी में बचाव का जो सही उपाय, हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जी। हेलो जी जी, सुन रहे हैं। हाँ, हम पूछना चाहते हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं सर। हेलो, सुन रहे हैं निशिकांत जी, बोलिए। हाँ, मेरा सवाल है सर, हम लोग एकदम बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, देहाती क्षेत्र में, लेकिन देहाती क्षेत्र में ये मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग क्या जरूरी है? हेलो, उपयोग जरूरी है। चलिए, वैसे तो सभी ये कह रहे हैं कि कहीं भी अगर कुछ लोग इकट्ठा हों तो आवश्यक है, लेकिन चिकित्सक से सीधे हम पूछ लेते हैं कि क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी, क्योंकि आपको बेहतर पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र से भी बीमार लोग आ रहे हैं या नहीं। देवघर का रुख करते हैं, विजय जी वहां जुड़े हुए हैं। विजय जी, क्या ग्रामीण क्षेत्र में अगर लोग रह रहे हैं, सुदूर गांव में रह रहे हैं, तो उन्हें भी सैनिटाइजर या साबुन का नियमित इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए? ये हमारे एक दर्शक पूछना चाह रहे हैं। ये सभी के लिए है, चाहे ग्रामीण इलाके में रह रहे हों जी, या शहरी इलाके में। आजकल पर्टिकुलरली देवघर में देखा जा रहा है कि ग्रामीण लोग ज़्यादा सजग हैं जी। कोई भी बाहर से कोई आदमी आते हैं, बॉम्बे से या अन्य राज्य से आते हैं, तो वो तुरंत खबर करते हैं कि फलाना आदमी आया हुआ है जी। तो मेरी टीम जाती है, उसको उसकी जांच होती है और जांच के पश्चात ही उसका प्रवेश उस गांव में होता है। तो ये हम अर्बन से ज़्यादा सजग ग्रामीण लोग हैं और ये अच्छी तरह से उनको भी पालन करना है 3 चीज़ों का, और ये सुरक्षित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी इम्यूनिटी गांव वालों में ज़्यादा रहती है, वो नेचुरल हवा लेते हैं, नेचुरल खाना खाते हैं और मेहनत भी करते हैं जी। और उनका इम्यूनिटी पहले से ज़्यादा है। गाँव शहर के बच्चों से ग्रामीण में ज़्यादा इम्यूनिटी है जी। लेकिन इम्यूनिटी भले ज़्यादा हो, सावधानी उन्हें भी बरतनी है, ये जरूरी है। बरतनी है, एकदम जरूरी है। सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर या हाथ धोना जी। ये कोई भी साबुन से हाथ धो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ब्रांडेड यूज करें जी। कोई किसी भी साबुन से वो हाथ धो सकते हैं जी, तो यही बिल्कुल। बचाव है। और ये बचाव, हाँ, ये इससे क्या होगा, पूरा समाज सुरक्षित रहेगा और देश भी सुरक्षित रहेगा। हम लोगों का बिल्कुल। जो है विजय जी, मनोबल भी देवघर से ही ठीक एक रहे। दर्शक अमित जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या उन्हें पूछना है। जी अमित, क्या कहेंगे? हेलो जी बोलिए। जी, अजय जी नाम हुआ मेरा। अच्छा, माफ कीजिएगा, अजय जी बोलिए। जी सर, ये मेरा क्वेश्चन था, जब मैं बाइक ड्राइव करता हूँ जी तो सर हेलमेट के अंदर क्या ये लगाना जरूरी है क्या? बिल्कुल, पूछ लेते हैं। विजय जी बताएं इन्हें। हाँ, क्या पूछे, सुनाई नहीं दिया उनका। ये पूछना चाह रहे हैं कि हेलमेट जब लगाते हैं तब भी क्या मास्क लगाना आवश्यक है? एकदम आवश्यक है जी। आप हेड मास्क भी लगाते हैं तब भी मास्क लगाना अति आवश्यक है। चलिए, अच्छी बात है। तो अजय जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा स्पष्ट तौर पर। आप ही के जिले के सिविल सर्जन हैं, नियमित तौर पर आपके आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए ये डटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आप हेलमेट लगाकर बाइक चला रहे हैं तो भी मास्क लगा कर रखें। ये आपकी सुरक्षा के लिए है और आपके आसपास वाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए है। तो नियमित तौर पर
हम अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि अगर उनका भी कोई सवाल है तो वो भी हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर फ़ोन नंबर दिखाए जा रहे हैं, उन पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अगर उनका भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं हमसे सवाल। कोरोना संक्रमण तेजी से अपना पांव पसार रहा है, तो ऐसे ही कुछ आम धारणाएं बन गई है कि ये किया जाना चाहिए, ये नहीं किया जाना चाहिए और चिकित्सक इससे बेहतर बता सकते हैं। शशि जी के पास चलते हैं। शशि जी, नियमित आप मरीजों से मिल रहे हैं, चाहे वो संक्रमित हों या संक्रमित ना हो, कई तरह की धारणाएं बना लेते हैं व्यक्ति खुद से, जो उन तक जानकारी पहुंचती है उसके आधार पर। तो इस तरह के कुछ जो मिथ कहते हैं कि ऐसा करने से नहीं होगा कोरोना या वैसा करने से नहीं होगा कोरोना, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि एक बात ये है कि गर्म पानी पी लेंगे तो कोरोना नहीं होगा जी, ठीक है जी। या एक चला आ रहा था एक कि शराब पीने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा चूँकि अल्कोहल की मात्रा है। तो ये सब चीज़ें जो है ये गलतफहमियां हैं, क्योंकि जब भी हम पानी पी रहे हैं, गार्गल करते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर वो ठीक है, पानी पीते हैं थोड़ी देर के लिए वो इतना गर्म नहीं होता है कि वो उसको मार सके जी, ठीक है जी। शराब में भी अल्कोहल की मात्रा जरूर है जो सैनिटाइजर में भी है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम रहती है कि वो कोरोना को वायरस को मारने में सक्षम नहीं है जी। जैसे हम लोग सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं तो 70% से ज़्यादा अल्कोहल की बात हम लोग करते हैं कि उसमें होनी चाहिए जी। और किसी भी शराब में 70% ज़्यादा वो नुकसानदेह ही होगा, वो फ़ायदेमंद तो नहीं हो सकता है जी। तो ये सब चीज़ें जो है। और तीसरा एक है कि ये हवा में उड़ते रहता है, तो जैसे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये थोड़ा भारी होता है तो ज़्यादा दूर नहीं जाता है, तो आप 1.5 से 2 मीटर की दूरी अगर बना के रखते हैं तो आप तक ये वायरस नहीं पहुंच सकता है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए कहा गया है। शशि जी, सोशल सवाल ले डिस्टेंसिंग लेते हैं। सिंदरी से एक दर्शक जुड़े हुए हैं जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी फिर से बोलिए जी। जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, हम चाहेंगे कि आप दोबारा हमारे साथ जुड़े। शशि जी, बेहद ही रोचक जानकारी दे रहे थे आपकी। गर्म पानी पीने से एक धारणा बन गई है कि गले में कोरोना का संक्रमण नहीं होगा, जो गले के रास्ते फेफड़ों तक पहुंच जाता है, तो ये एक आम धारणा बन गई है जिसे आपने दूर किया। कुछ और ऐसी ही बातें आप बता रहे थे। हाँ, इसके आगे भी है, जैसे होता है कि गर्म पानी से नहा लें जी। जैसे हम लोग बात करते हैं कि गर्म पानी से नहाने में कितना गर्म पानी कर सकते हैं, एक टेम्परेचर भी सहने की एक शक्ति होती है, उससे ज़्यादा गर्म पानी होगा तो शरीर को जला लेंगे जी, ठीक है ना। और बाहरी सतह से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता है ये वायरस, तो नहाने वहाने से अच्छी बात है कि वो धुल के निकल जाएगा, बट उसे साबुन से नुकसान होता है। साबुन जो वायरस होता है उसके ऊपर में एक फैट का लेयर होता है, वो साबुन से वो टूट जाता है और वायरस समाप्त होता है। तो असल काम साबुन करता है, इसलिए हम साबुन से हाथ धोने की बात कर रहे हैं या सैनिटाइजर की बात कर रहे हैं। तो ये जो मिथ हैं तो इनसे बच के रहना चाहिए। हमेशा सोशल मीडिया पे कम से कम उन्हीं बातों पे विश्वास करें जो सरकार के द्वारा जारी की गई हैं या WHO या यूनिसेफ ऐसे जो मान्यता प्राप्त जो NGO हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं, इन सबों की बातों पे अगर विश्वास करें तो हम इन मिथ से बच सकते हैं, या इस जो गलत धारणा है कि ऐसे, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, शकलदीप हैं खूंटी से। जी शकलदीप जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो जी पूछिए। जी सर, मेरा एक सवाल है। जी बोलिए। मैं खूंटी से हूँ जी। मैं सदर हॉस्पिटल गया था जी। वहाँ मैं रुमाल पहन के डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने मुझे इलाज करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि आप मास्क पहन के आइए, रुमाल का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए, हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं, कुछ पॉपुलर मिथ्स की बात कर रहे हैं। क्या हम गमछे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, रुमाल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ मास्क पहनना ही जरूरी है? और ये गंभीर शिकायत भी है शशि जी सदर अस्पताल से संबंधित कि चिकित्सक ने कहा कि आप मास्क पहन कर आइए तभी उपचार करेंगे, आपका रुमाल बांध कर आने से उपचार नहीं है। तो ये दोनों चीजों पर चाहेंगे कि आप बताएं। बिल्कुल,
कुछ नहीं है, उससे अच्छा तो रुमाल है या गमछा है जी। लेकिन जैसे हम लोग बात करते हैं मास्क पहनने के लिए भी, तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि भाई मास्क पहनने का फ़ायदा क्या है जी। फ़ायदा ये होता है कि अगर मुझे कोई बीमारी है और मैं मास्क पहना हूँ तो मेरी बीमारी दूसरों को नहीं जाएगी जी। और मैं मास्क पहना हूँ तो जैसे मैंने कहा कि नाक, मुंह और आँख से प्रवेश करेगा, तो सामने वाले की बीमारी भी मेरे नाक, मुंह में प्रवेश नहीं करेगी जी। ये मास्क का फ़ायदा है। लेकिन रुमाल या तौलिया में मुश्किल एक होती है, जैसे हम लोग अभी मास्क पहने हुए हैं तो बाहरी सरफेस जो है मेरा उस पर जो वायरस आके अटका हुआ है जिसको कि मास्क रोक रहा है जी। ठीक है, उसको खोल के अगर हम दोबारा उलट के पहन लें तो जो बाहर में जो अटका हुआ था वायरस वो अंदर की ओर आ जाएगा। तो रुमाल में ये खतरा हो सकता है जी। कि एक बार हमने ऐसे रुमाल बांधा, दूसरा बार खोल के उलट के बांध लिया तो जो अंदर वायरस है वो अंदर ही रह जाएगा और फिर वो हमारे लिए इजी शरीर में प्रवेश करने का रास्ता हो जाएगा कि नाक और मुंह पे। इसी तरह तौलिया पे भी ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं कि एक बार आपने लपेटा तो इधर से लपेटा है, दूसरी बार दूसरी तरफ से नहीं लपेटे, एक ही तरफ से लपेटे, उसमें कोई डिमार्केशन नहीं है। जबकि मास्क में ये डिमार्केशन होता है। पहनने से तो अच्छा ही है कि आप पहने हैं तो अच्छा है कि आपको रोक रहा है, लेकिन अगर बार बार उसको खोलेंगे और फिर पहनेंगे तो आपको जिस तरफ से आपने अंदर रखा था चेहरे के सतह पर, उसको हमेशा उसी सतह को चेहरे के अंदर रखना चाहिए जी। तो उसके लिए थोड़े अगर ये अतिरिक्त सावधानी करें। सावधानी दूसरी बात बरतने हम की लोग कहते हैं कि आवश्यकता आ ट्रिपल लेयर, जाएगी। लेकिन फिर भी ये एक शिकायत तो गंभीर है शशि जी कि चिकित्सक ने इलाज करने से मना कर दिया। नहीं, क्योंकि कोई भी बीमार होना नहीं चाहता, इसमें हम नहीं कहते कि इलाज नहीं करना चाहिए जी। सावधानी रखनी चाहिए जरूर। और अगर ऐसी कुछ व्यवस्था होगी तो इसकी भी प्रावधान की जा रही है कि जो मरीज अगर मास्क पहन के किसी का कारणवश अगर सीरियस है नहीं आते हैं तो अस्पताल में अगर मास्क उपलब्ध है तो उनको दिया जा सके। इसकी भी प्रयास अभी हम लोग का चल रहा है, देखते हैं इसको बहुत जल्द हम लोग कर पाएंगे। बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से ही, रत्नेश जुड़े हुए हैं। जी रत्नेश जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो जी रत्नेश जी पूछिए। जी जी सर, हम बोल रहे हैं जी कि अभी हम 22 तारीख को अपना कोविड टेस्ट कराए थे जी। तो मेरा रिपोर्ट आया था पॉजिटिव। तो हमको आइसोलेशन सेंटर बहू बाजार में ले जाया गया जी। वहाँ की तो एक खाना सुबह और शाम की तो बहुत खराब रहती है। उसके बाद परसों मेरा एक फ्रेंड टेस्ट कराया, अंजनी भारद्वाज जी। तो उसका रिपोर्ट बता दिया पॉजिटिव। जब वो 1 घंटा के बाद नाम चेंज करके करवाता है उसका रिपोर्ट आ जाता है नेगेटिव। ये एक आम शिकायत है, इसके बारे में क्या कहा जाए? गंभीर मसला है। क्या इस तरह की बातें तमाम जगहों पर आती है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव की समस्या है। एक जगह टेस्ट कराएं तो पॉजिटिव, दूसरी जगह टेस्ट कराएं तो नेगेटिव। तो इस समस्या का समाधान कैसे हो, इस पर हम दोनों चिकित्सकों की प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। पहले विजय जी के पास चलते हैं। वहाँ भी कई केंद्र बने हुए हैं और इस तरह की शिकायतें वहाँ से भी हमारे रिपोर्टर ने भेजी थी कि कई लोगों ने शिकायत की है कि निजी नर्सिंग होम में टेस्ट कराया तो वहाँ पॉजिटिव आया और सरकारी में कराया तो वहाँ नेगेटिव हो गया, या फिर उल्टे। तो ये क्या समस्या है? विजय जी आपसे जानना चाहेंगे। एक जगह रिपोर्ट पॉजिटिव, एक जगह नेगेटिव, क्या कोई तय मानक नहीं है? जो नर्सिंग होम में प्राइवेट टेस्ट करते हैं जी, उसका रिजल्ट रॉन्ग है, ऑलवेज रॉन्ग। इसलिए कि वह एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं, हम लोग एंटीजेन का टेस्ट करते हैं जी। एंटीबॉडी बन गया, वो पॉजिटिव आया, इस मीन्स कि वह आदमी पहले से संक्रमित होके ठीक हो गया जी और एंटीबॉडी बन गया। तो जो निगेटिव है उसको भी पॉजिटिव बता देता है लोग। जो मेरे यहाँ आता है, जो हम एंटीजन टेस्ट करते हैं उसमें नेगेटिव देता है। मेन यही प्रॉब्लम है जी। तो रांची से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, तो क्योंकि वहाँ पॉजिटिव है जी। वक्त का अभाव है, थोड़ी जल्दी हमें इस सवाल का जवाब चाहिए होगा। शशि जी के पास चलते हैं। शशि जी, इस तरह की कई निजी केंद्र भी हैं जिन्हें सरकार ने अनुमति दी है जांच करने की, फिर भी इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे RT-PCR टेस्ट जो है जी, ये हम लोग बोलते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जी। ठीक है। इसी तरह से ट्रूनेट है। ट्रूनेट में ये कहा जाता है कि ट्रूनेट जो टेस्ट है नेगेटिव, मतलब कि इसमें 100% नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव आता है तो उसको कंफर्म किया जाता है RT-PCR या ऐसे टेस्ट से जी।
उसी तरह से एंटीजन टेस्ट है। एंटीजन टेस्ट में कहा जाता है कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव है और अगर उसमें कोई लक्षण डाउट होते हैं तो उन्हें दोबारा कंफर्म करने के लिए ट्रूनेट या RT-PCR से करना चाहिए। तो हो सकता है इसमें कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है कि सैंपल लेने में कुछ प्रॉब्लम रहा हो सकता है कि अगर सही तरह से सैंपल नहीं लिया गया हो तो एक जगह पे लिया गया हो, दूसरी जगह पे नहीं लिया गया, में भी ऐसा हो सकता है, ह्यूमन एरर एक आध मामला में। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उसमें जो हर एक टेस्ट के अलग अलग तरीके हैं करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि ट्रूनेट में पॉजिटिव को कंफर्म करना होता है, उसी तरह एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव को दोबारा कंफर्म करना होता है अगर सिम्टोमेटिक हैं ऐसे तो RT-PCR गोल्ड स्टैंडर्ड है। तीनों के तरीके अलग अलग हैं। अब किस तरीका से कहाँ पे कौन सा टेस्ट किया गया और किस तरह से ये रिपोर्ट आई है, क्योंकि RNA के द्वारा RT-PCR में टेस्ट होता है तो RNA की जांच की जाती है, तो इसलिए ऐसा पता नहीं किस कारण से हुआ है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट हुआ। ये एक व्यक्ति विशेष का मसला है तो उस पर विशेष जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि 3 तरह से जांच की जाती है और स्पेशल तौर पर अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आता है तो उसे फिर से वेरीफाई भी किया जाता है। बहरहाल सबसे पहले तो एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम हमारे मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और जो लगातार नियमित तौर पर हमारे साथ जुड़े चिकित्सक और सरकार ये कहती आई है कि इस बारे में सावधानी बरतना सबसे जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर निकले तो बिना मास्क के ना निकलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और संभव हो तो नियमित तौर पर साबुन से हाथ धोते रहें। आंख, नाक और मुंह को छूने से परहेज करें क्योंकि इससे संक्रमण आपके शरीर में पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। तो कुछ छोटे छोटे दिशा निर्देश हैं, अगर आप इनका ध्यान से पालन करें तो आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। आप संक्रमित हैं तो आप विशेष एहतियात बरतें ताकि आप संक्रमण को और किसी तक न फैलाएं। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे व्यक्ति खुद से ठीक हो सकता है अगर वो घबराए नहीं। डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है और हम सब मिलकर कोरोना को मात जरूर देंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।